Hello students, very good morning to all of you. Hope you all are doing good. I myself Heta Desai. Here we are going to start with a new semester and a very new subject of semester 3, that is 305 object oriented programming. Let us start with the very first lecture of OOP, that means object oriented programming. In this lecture we will discuss syllabus. You can download your syllabus from VNSU site as well. Let us move to syllabus file, that is 305 object oriented programming. For object oriented programming you have to know the basic concept of C that you have already learned in semester 1 and semester 2. पूरा semester 1 and 2 आप लोगों ने C सीखा है. That is enough for basic object oriented programming language. Let us start with unit 1, principle of object oriented programming. And now 1.1, procedure oriented programming versus object oriented programming. Now you know C is one type of procedure oriented language, oriented programming language. Why it is called procedure oriented programming language? Because your whole program is going to be divided into number of functions. ये आप लोगों को पता है C के अंदर functions बनाया है. अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दैट इज, अब ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है हम लोग C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थ्रू करेंगे. C++ मतलब ये आपका वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप लोगों को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ये पूरा कंसेप्ट इंप्लीमेंट करना है, जैसे आप लोगों ने सी किया. तो ये 1.1 वी कैन से दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सी एंड C++. C is a procedure oriented language and C++ is a object oriented programming language. Now 1.2, basic concept of object oriented programming language. Now this is a very important point of view, very important point for practical as well as theory. बिकॉज अब आप लोग ये जो फंडामेंटल सीखोगे, ये बेसिक कंसेप्ट सीखोगे, ईच एंड एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वही कंसेप्ट यूज करेगी, लेकिन जो लैंग्वेज होगी वो लैंग्वेज के हिसाब से उसकी सिंटेक्स अलग होगी. मतलब अगर ये फॉर एग्जाम्पल क्लास, दैट इज वन बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. वो क्लास C++ उसकी कंसेप्ट सेम रहेगा, लेकिन वो C++ के उसको बनाने के लिए सिंटेक्स अलग होगा. नेक्स्ट जावा इज वन टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसके अंदर क्लास बनाने का तरीका अलग है. .NET के अंदर अलग है, PHP के अंदर अलग है. मतलब ये जो कंसेप्ट है वो थियोरिकल सिंपली सेम रहेगा थ्रू आउट योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लेकिन आप लोग अलग अलग लैंग्वेज थ्रू उसकी सिंटेक्स अलग अलग होगी तो अलग अलग तरीके से इम्प्लीमेंट करोगे. क्लियर? तो बेसिक कंसेप्ट आप लोगों को थॉरली पढ़ना है, क्योंकि ये हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसका यूज करेगी. नेक्स्ट इज कौन कौन से टाइप के बेसिक कंसेप्ट है वो देख लेते हैं. ऑब्जेक्ट है, क्लास है, इनकैप्सुलेशन है, इनहेरिटेंस है, डेटा हाइडिंग है, मैसेज पासिंग है. दैट ऑल आर द बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. ये हम लोग डीप में थॉरली देखेंगे. 1.3, बेनिफिट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. व्हाट आर द बेनिफिट्स ये देखेंगे. 104, स्ट्रक्चर एंड क्लासेस. Structure and classes. Structure that you already know in semester 2 you have created structure. How to create structure, how to create object of that structure, and वो object through आप structure के data को कैसे access करते हो वो सब आप लोगों ने देखा है. जैसे ही C के अंदर structure create होता है, सेम वे C++ के अंदर class create होता है. सेम वे क्लास के अंदर खुद के अपने मेंबर्स है, वो ऑब्जेक्ट थ्रू एक्सेस होगा जैसे आप स्ट्रक्चर में बनाते थे. इम्प्लीमेंट करके देखेंगे हम लोग, जैसे जैसे प्रैक्टिकली देखते जाएंगे, जैसे जैसे आपको पता चलेगा हाउ टू क्रिएट क्लास, हाउ टू डिफाइन, हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास, एंड हाउ टू एक्सेस दैट फंक्शन एंड डेटा मेंबर ऑफ अ क्लास. नेक्स्ट इज एनकैप्सुलेशन एंड डेटा हाइडिंग. मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, दैट इज डेटा हाइडिंग. हाउ टू, आप लोगों की ये पता है स्ट्रक्चर के अंदर आप जब भी कोई मेंबर लिखते हो बाय डिफॉल्ट इट्स अ पब्लिक. मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं पे भी कोई भी फंक्शन थ्रू आप वो मेंबर को एक्सेस कर सकते थे, लेकिन फॉर सिक्योरिटी पर्पस क्लास के अंदर डेटा हाइडिंग इज अ मेन. मतलब जैसे ही पब्लिक होता है यहाँ पे प्राइवेट होता है. इसका मतलब क्या है, क्लास के अंदर वही ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं क्लास के जो वो क्लास के ऑब्जेक्ट हो. मतलब वो डेटा मेंबर वही क्लास के ऑब्जेक्ट थ्रू एक्सेस कर सकते हैं जो क्लास के वो ऑब्जेक्ट है. डोंट वरी, प्रैक्टिकली जैसे देखते जाएंगे यू गेट टू नो हाउ टू क्रिएट क्लास, हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, व्हाट इज डेटा हाइडिंग, एनकैप्सुलेशन. नेक्स्ट इज 106, दैट इज कंस्ट्रक्टर. एज अ नेम सेज कंस्ट्रक्टर, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू कंस्ट्रक्ट करता होगा, और किसकी वैल्यू कैसे कंस्ट्रक्ट करता होगा वो देखते जाएंगे. लेकिन हाँ,
theoretical and practically most important constructors. Types of constructor are also there. Parameterized constructor, default constructor, copy constructor are there. Now functions, you know how to create function, what are the functions, how to declare constructor, how to define constructor, how to call constructor. Here different type of functions are there. Sorry, functions की बात कर रहे थे. How to create function, how to define function, how to call function. There are number of types of functions are there. Friend function, like friend function, inline function. Next is 1.9 dynamic object creation and destruction, that is opposite of constructor. constructor से वैल्यू क्रिएट होगी, डिस्ट्रक्टर से वैल्यू डिस्ट्रक्ट होगी. आप लोगों को ये पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायनेमिक, स्टैटिक एंड डायनेमिक. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनेमिक? स्टैटिक का मतलब क्या है, कंपाइलेशन टाइम पे अगर आपने कोई भी वेरिएबल की वैल्यू प्रोवाइड कर दी है तो थ्रू आउट योर प्रोग्राम आप वो वेरिएबल की वैल्यू सेम रहेगी. फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है इंटीजर a इक्वल्स टू 5. इसका मतलब क्या है, थ्रू आउट योर प्रोग्राम a की वैल्यू 5 ही रहेगी. लेकिन अब मैं c की बात करूँ तो मैंने ये लिखा है प्रिंट एफ एंटर द वैल्यू ऑफ a स्कैन एफ %d %a. अब जब भी आप रन करोगे प्रोग्राम, a की वैल्यू अलग अलग 5 बार रन किया, 5 बार a की वैल्यू अलग अलग हुई, मतलब दैट इज द मीनिंग ऑफ डायनेमिक कि रन टाइम पे वो चेंज होता रहे. दैट इज द मीनिंग ऑफ डायनेमिक. डिस्ट्रक्टर पढ़ेंगे. मैंने बताया कि कंस्ट्रक्टर का ऑपोजिट है. कंस्ट्रक्टर से वैल्यू कुछ कंस्ट्रक्ट होती है, बनती है, डिस्ट्रक्टर से वो डिस्ट्रॉय होती है. नेक्स्ट मूव टू द यूनिट 2 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रॉपर्टीज. पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे इसका, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्स्ट्रक्शन वो देखेंगे, हाउ टू इम्प्लीमेंट एब्स्ट्रक्शन, हाउ टू क्रिएट, हाउ टू अचीव एब्स्ट्रक्शन इन C++ वो देखेंगे. 203 इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. और इनहेरिटेंस को बोला जाता है रीयूजेबिलिटी ऑल्सो. मतलब रीयूजेबिलिटी का मतलब क्या है, आप उसका रीयूज कर सकते हो. एक बार बनाया और मल्टीपल टाइम उसको यूज किया, दैट इज द मेन concept of inheritance, that is reusability. Now types of inheritance 2.3.1. There are 5 types of inheritance: single inheritance, multiple, multi-level, hybrid और hierarchy. नेक्स्ट, इनहेरिटेंस यूज करते टाइम कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर कैसे कॉल होता है वो भी देखना है. एब्स्ट्रैक्ट क्लास, कैसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट होता है वो भी हम लोग देखेंगे. नाउ यूनिट नंबर 3 पॉलीमॉर्फिज्म. नाउ देयर आर व्हाट, पहले तो वो देखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म. फिर दो टाइप के पॉलीमॉर्फिज्म है, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म. और स्टैटिक के अंदर अगेन दो है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरलोडिंग. ओवरलोडिंग का मतलब क्या है, कोई ऑपरेटर को कुछ अलग मीनिंग देना. मतलब अगर मैं बोलूँ कि आप लोगों को पता है ऑपरेटर क्या है, ऑपरेंड क्या है, a प्लस बी बोलूँ तो a एंड b आर द ऑपरेंड एंड प्लस इज ऑपरेटर. नाउ ऑपरेटर ओवरलोडिंग का एक एग्जाम्पल दूँ कि ऑपरेंड की कौन सी टाइप है. टाइप का मतलब क्या है, बेसिक डेटा टाइप. इंटीजर है तो वो a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 5 है, तो 5 प्लस 5, आप लोगों को कैसे पता चला कि वो 5 प्लस 5 इक्वल टू 10 है, क्योंकि a की टाइप क्या है, इंटीजर, तो 5 5 है तो वो क्या होगा, वो सम करेगा. अब क्या है, अगर मैंने कुछ प्लस ऑपरेटर वही यूज किया है लेकिन ऑपरेंड में कोई कैरेक्टर लिया है, तो कौन सा ऑपरेटर सेम है लेकिन ऑपरेंड के ऊपर डिपेंड करता है कि आउटपुट क्या प्रोवाइड करना है. दैट इज द मीनिंग ऑफ ओवरलोडिंग. सेम वे फंक्शन ओवरलोडिंग. फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब क्या है, सेम फंक्शन नेम. अभी तक आप लोगों को पता था कि इन सी के अंदर आप लोग सेम नेम फंक्शन का दो बार नहीं ले सकते हो. मतलब दो फंक्शन का सम फंक्शन नहीं बना सकते थे. अगर एक सम बनाना है तो दूसरे का फंक्शन नेम कुछ और लेना पड़ेगा. लेकिन इन C++ दैट इज ऑल्सो पॉसिबल कि सेम फंक्शन नेम कैन बी यूज, लेकिन रिस्ट्रिक्शन के साथ है. डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म है. डायनेमिक का मतलब आप लोगों को पता है, ये हम लोग सीखेंगे. नेक्स्ट इज यूनिट 4 डेटा फाइल्स. अब फाइल का यूज करना है. ये सी के अंदर आप लोगों ने फाइल के यूज किया है. आप लोगों को पता है फाइल कैसे क्रिएट होती है, ओपन होती है, रीड कैसे होती है, राइट कैसे होती है. वो ही हम C++ के साथ भी करेंगे. मैनिपुलेटर्स. फर्स्ट पॉइंट, मैनिपुलेटर्स का मतलब क्या है, कि आप लोगों को जो आउटपुट है उसको कुछ अट्रैक्टिव मोड में दिखाना है, कि कुछ फॉर्मेटिंग करना है. फॉर दैट फॉर्मेटिंग के लिए मैनिपुलेटर्स कैन बी यूज. फिर फाइल मोड्स. फाइल मोड्स का दो मोड तो आपको पता है, रीड मोड, राइट मोड. इन सी के अंदर देखा है. ऑल अदर रेस्ट ऑफ द मोड्स यू विल बी लर्निंग फ्रॉम दिस C++.
जैसे नेक्स्ट इज 4.3 फाइल फंक्शंस, सम बिल्ट इन फंक्शंस आर देयर। तो आप लोगों को कोई भी फंक्शन का यूज करना है तो डायरेक्टली आप वो फंक्शन को कॉल कर सकते हो। वो देखेंगे एरर हैंडलिंग, अगर फाइल ऑपरेशन के साथ कुछ एरर आई तो उसको हैंडल करने के लिए ईओएफ, ये आप लोगों को पता है, और वेरी फेमस ईओएफ फंक्शन, एंड ऑफ फाइल फंक्शन, वो कैसे पता कैसे चलेगा फंक्शन थ्रू कि ये फाइल का एंड है, वो देखेंगे। एक्सेप्शन हैंडलिंग, दैट इज योर लास्ट यूनिट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेप्शन? एक्सेप्शन का मतलब क्या है? एरर, वो कंपाइलेशन टाइम पे एरर आती है तो हम लोग उसको सॉल्व करके रन कर सकते हैं, लेकिन एक्सेप्शन, एक्सेप्शन वो रन टाइम पे कुछ एरर आई तो वो एक्सेप्शन कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दूं तो कोई भी नंबर को डिवाइड बाई जीरो, वो कंपाइलेशन टाइम पे वहां पे कोई एरर नहीं है क्योंकि सिंटेक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रन टाइम पे देखने जाए तो रन टाइम पे मैथमेटिकली कोई भी नंबर दैट इज नॉट गोइंग टू बी डिवाइड बाई जीरो, वो कोई भी नंबर जीरो से डिवाइड पॉसिबल ही नहीं है, तो वन टाइप ऑफ वो एरर ही है, लेकिन वो समझ में कब आती है? रन टाइम पे। दैट इज कॉल्ड एक्सेप्शन। वो कैसे रिजोल्व होती है? ट्राई कैच थ्रू, वो भी हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो फॉर सी प्लस प्लस के लिए योर रेफरेंस बुक विल बी नंबर 2 प्रोग्रामिंग विद सी प्लस प्लस, ई बालागुरु स्वामी। ई बालागुरु स्वामी के अंदर ईच एंड एवरी पॉइंट विल बी इन इजी लैंग्वेज, मतलब आप लोगों को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके भी प्रोग्राम दिखाया है और वो थ्योरी कंसेप्ट भी एकदम इजी वे में दिया हुआ है, तो आप ये रेफर कर सकते हो, और उसकी ई बुक गूगल पे अवेलेबल है, आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो ये था पूरा सिलेबस। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग यूनिट 1 का फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू एंड टुडे फॉर दिस ओनली। थैंक यू स्टूडेंट्स।